जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमारी जो लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी वो परमाल रासों को लेकर हुई थी। और परमाल रासों में हमने परमाल रासो किसने लिखा, उसका सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने जो प्रकाशन करवाया, जो कोई कौन थे, फरक्काबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं रासो और परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ और हिंदी का हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे पहला, बेटा रिमोट देना, ग्रंथ है। रिमोट रिमोट पहला महाकाव्य माना है और इसको पहला महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सॉरी चंद्रवर्दई, चंद्रवर्दई को पहला महाकवि माना गया है। तो चलिए लिखना शुरू कर देते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए। इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार का नाम है चंद्रवर्दई। कहीं कहीं चंद्रवर्दई मिलता है, कहीं कहीं चंद्रवरदाई भी मिलेगा, बात एक ही है। और अगर बात करें रचना काल की, किसका रचना काल क्या है, तो पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वो है 1193 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो में महत्वपूर्ण तौर से पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कहानी का वर्णन है। उनके विवाह, उनके युद्ध, वीरता और श्रृंगार पर ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसीलिए इसे हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव भी प्राप्त है। हम पृथ्वीराज रासो के विषय में चर्चा करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रवर्दई जी के बारे में, क्योंकि चंद्रवर्दई जो हैं वो हिंदी के पहले महाकवि माने गए हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए चंद्रवर्दई या चंद्रवर्दई। तो चंद्रवर्दई के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म को लेकर के कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो इनका जो जन्म समय है, जन्म, तो जन्म माना जाता है 1168 ईस्वी। और जन्म स्थान है लाहौर। जन्म कहाँ माना जाता है, जन्म माना जाता है 1168 ईस्वी में लाहौर में। और अगर इनकी जाति की बात करें तो इनकी जो जाति थी वो भाट जाति थी, भाट जाति। और जो गोत्र था वो जगाता नामक गोत्र था। चंद्रवर्दई का जन्म कब हुआ, 1168 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, लाहौर में। जाति क्या थी, तो इनकी जाति थी भाट। और गोत्र कौन सा था, गोत्र था जगाता। वैसे भी पहले बताया जा चुका है कि जो आदिकालीन साहित्य है या जो रासो साहित्य है वो भाट कवियों के द्वारा या चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया काव्य है। तो चलिए अगली बात करते हैं इनकी इनके विषय में। एक बहुत उत्कृष्ट राइटर हुए हरप्रसाद शास्त्री। तो हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार, हरप्रसाद शास्त्री ने चंद्रवर्दई का चंद्रवर्दई का एक वंश वृक्ष, एक जिसे हम वंशावली भी कहते हैं, वंश वृक्ष प्रस्तुत किया
प्रस्तुत किया जो उन्हें किसको, हरप्रसाद शास्त्री जी को, जो उन्हें नानूराम भाट, नानूराम भाट से प्राप्त हुआ, नानूराम भाट से प्राप्त हुआ। और ये नानूराम भाट कौन था? तो नानूराम भाट स्वयं को चंद का वंशज बताता था। तो लिख लीजिए, नानूराम भाट स्वयं को चंद यानी कि चंद्रवर्ती, चंद का वंशज बताता था। नानूराम भाट ने स्वयं को क्या बताया? चंद का वंशज बताया। और जो हरप्रसाद शास्त्री थे, उनका कहना था कि जो बट वृक्ष मिला है, जो वंश वृक्ष मिला है, तो चंद्रवर्ती का चौथा पुत्र, चंद्रवरदाई के चौथे पुत्र जल्लड़, जल्लड़ ने पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया। यानी कि हमें स्वयं पृथ्वीराज रासो में ही एक पंक्ति मिलती है कि पुस्तक जल्लड़ हस्त दे चल गज्जन रप कार्य, यानी पुस्तक को जल्लड़ के हाथ में दे करके जो चंद्रवर्ती जी थे वो कहाँ चले गए? वो राजा के कार्य को पूरा चले गए। और राजा का कार्य क्या था? कि मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज का युद्ध होना था। तो वो मोहम्मद गौरी के साथ, उसके विरुद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने चले गए। तो और एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं चंद्रवर्ती के बारे में, उनके व्यवहार को लेकर के, क्योंकि जो चंद्रवर्ती हैं चंद्रवर्ती स्वाभिमानी, चंद्रवर्ती स्वाभिमानी, दूरदर्शी, वीर एवं, चंद्रवर्ती स्वाभिमानी, दूरदर्शी, वीर एवं स्वामी भक्त कवि था। स्वामी भक्त कवि था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व चंद्रवर्ती का जन्म व मृत्यु, व मृत्यु एक ही दिन हुई। यानी एक ही दिन चंद्रवर्ती और पृथ्वीराज तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनका जन्म हुआ और एक ही दिन उनकी मृत्यु भी हुई। और इसका जो प्रमाण है वो एक पंक्ति मिलती है पृथ्वीराज रासो में ही, एक थल जन्म, एक थल मरण।
और ये पंक्ति किसकी है, यानी कहाँ मिलती है? तो ये जो पंक्ति मिलती है वो पृथ्वीराज रासो में ही मिलती है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में ये पंक्ति लिखी गई कि एक थल जन्म और एक थल मरण। इससे ये पता चलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और जो चंद्रवर्दई थे, उनका जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुए थे। चलिए, तो चंद्रवर्दई के विषय में जितनी जानकारी आवश्यक थी, यानी कि जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बन सकती थी, वो मैंने लिखा दी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो के विषय में। तो सबसे पहले लिख लीजिए, शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है। और प्रथम महाकवि की अगर बात की जाए, यानी कि हिंदी का प्रथम महाकवि, तो हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवर्दई। तो अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो हिंदी का प्रथम महाकवि है चंद्रवर्दई, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में जो कुल सर्ग हैं, कुल सर्ग, तो जो कुल सर्गों की संख्या है वो है 69। और अगर बात करें कुल छंद, कई बार ये कंफ्यूज कर देता है, पूछ लेता है कि पृथ्वीराज रासो में कुल सर्ग व छंदों की संख्या क्या है, और दोनों ऑप्शन में होगा और क्रम बदल कर होगा। तो याद रखना, जो सर्ग हैं वो 69 हैं और जो छंद हैं वो 68 हैं। और अगर बात करें कि इसमें कितने छंद हैं, तो छंद कितने हैं? 61। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो चलिए, 61 सर्ग, 61 सर्गों को किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवर्दई के द्वारा। और कितने सर्ग बच गए? 61 के बाद हमारे बचे 8। तो जो 8 सर्ग थे वो लिखे गए जल्लड़ के द्वारा। 61 सर्ग किसने लिखे? 61 सर्ग लिखे पृथ्वीराज रासो के चंद्रवर्दई ने। और नहीं, और 8 सर्ग लिखे थे किसने? उनके पुत्र, चौथे जो बेटे थे जल्लड़, उनके द्वारा लिखे गए। और अगर मैं छंदों की बात कर लूं कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से थे, तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण छंद थे छप्पय, त्राटंक, तोटक या त्रोटक भी बोला जाता है, चौपाई, दोहा आदि। और इन्हीं छंदों की विविधता के कारण, नोट पॉइंट कर लीजिए, छंदों की विविधता, विविधता के कारण, विविधता के कारण इस ग्रंथ को, इसे या इस ग्रंथ को
शुक्ल जी ने छंदों का शुक्ल जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। अजायब घर कहा है। हालांकि छंदों का अजायब घर अगर पूछा जाए तो छंदों का अजायब घर रामचंद्र का, यानी जो कि केशव दास की रचना है, उसको कहा जाता है। लेकिन उसको कहा था बनारसी दास चतुर्वेदी ने, और छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहा था शुक्ल जी ने। अब अगर बात करें कि इसका जो नायक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान, नायक किस प्रकार का है, तो इसका नायक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसकी श्रेणी कैसी है नायक की, तो नायक की श्रेणी है धीरोदात्त। और अगर बात करें नायिका को लेकर, इसकी नायिका कौन है, तो इसकी नायिका है संयोगिता। और नायिका की जो श्रेणी है वो है मुग्धा। नायिका की श्रेणी अगर पूछे तो नायिका की श्रेणी क्या है, नायिका की श्रेणी है मुग्धा, और नायक की श्रेणी है धीरोदात्त। सबसे बड़ा सर्ग जो है, सबसे बड़ा सर्ग, सबसे बड़ा सर्ग माना गया है इसमें कनबज युद्ध। कनबज युद्ध। और अगर बात करें सबसे छोटा सर्ग, तो सबसे छोटा सर्ग है पद्मावती समय। और इसमें पद्मा सर्ग को ही क्या कहा गया है, समय कहा गया है। और जो इसकी भाषा है वो डिंगल प्रधान शैली है। भाषा है इसकी डिंगल शैली। और डिंगल शैली कहाँ पर है, जहाँ युद्ध वर्णन है। और पिंगल शैली कहाँ पर है, तो पिंगल शैली जहाँ श्रृंगार वर्णन है या श्रृंगार रस जहाँ मिलता है। अगर हम बात करें इसकी भाषा की, तो भाषा में डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में, दोनों शैलियों में प्राप्त होती है। और जो डिंगल है वो मिलेगी युद्ध के वर्णन में, और जो पिंगल है वो हमें कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमें श्रृंगार रस के वर्णन में। अब अगर बात करें कि हमें इसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिलती है, तो पृथ्वीराज रासो की सर्वप्रथम जानकारी, पृथ्वी राज रासो के विषय में सर्वप्रथम जानकारी, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल जेम्स टॉड ने एनाल्स एंड एक्टिविटीज, एनाल्स एंड
एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में 1829 ईस्वी में दी। सबसे पहले जानकारी हमें किसने दी? सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने दी। और कहाँ दी? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में हमें पृथ्वीराज रासो के विषय में सबसे पहली जानकारी मिलती है। जो पृथ्वीराज रासो है ना, उसके 4 ग्रंथ हमें मिलते हैं। 4 प्रकार के 4 संस्करण मिलते हैं। 4 प्रकार के नहीं बल्कि 4 संस्करण मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं उनके 4 संस्करणों के बारे में। तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बनाती हूँ जिससे कि हमें सुविधा हो जाए। यहाँ एक पॉइंट लिख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। और इन 4 संस्करणों की हम एक टेबल बनाए लेते हैं। उस टेबल में क्या होगा, हम चारों संस्करण के बारे में, उसमें किस संस्करण में कितने छंद हैं, इनका वर्णन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहला संस्करण है, जिसे कहा जाता है बृहत संस्करण, यानी सबसे बड़ा संस्करण। और जो ये बृहत संस्करण है, इसमें कुल छंद हैं 16,306। कुल छंद कितने हैं? 16,306। और इसमें जो समय या जिसको कहा गया है सर्ग, वो है 69। यानी 69 सर्गों का या 69 समयों का जो वर्णन हमें मिलता है, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमें सबसे बड़े संस्करण में। और इसका जो प्रकाशन करवाया था, किसका? प्रथम संस्करण का इसका प्रकाशन करवाया नागरी प्रचारणी सभा ने। इसकी जो प्रकाशक संस्था है, प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी। और इस पहले संस्करण का जो हस्तलिखित ग्रंथ जो प्राप्त होता है, या हस्तलिखित जो प्रति हमें प्राप्त होती है, ग्रंथ तो नहीं कहेंगे, प्रतियां कहेंगे, हस्तलिखित प्रति, वो कहाँ पर अभी हमें वर्तमान में मिलेगी? उदयपुर के संग्रहालय में। उदयपुर के संग्रहालय में सबसे बड़ा जो प्रथम बृहद संस्करण माना जाता है, इसमें 69 समय या 69 सर्ग हैं, 16,306 छंद हैं। उसका प्रकाशन किसने करवाया? तो नागरी प्रचारणी सभा ने करवाया। और इसकी जो हस्तलिखित प्रति है, वो हमें कहाँ मिलती है? तो वो हमें मिलती है उदयपुर के संग्रहालय में। अब बात करते हैं दूसरे संस्करण की। यानी हमने एक बात पहले बताया कि 4 संस्करण मिले, तो दूसरा संस्करण जो है उसको कहा जाता है मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण। और जो ये मध्यम रूपांतरण है, इसमें हमें जो कुल छंद मिलते हैं वो 7,000 हैं। 7,000 छंद। और अगर ये बात करें कि इसकी हस्तलिखित प्रति हमें कहाँ मिलती है, या ये हमें कहाँ पर सुरक्षित मिलता है, प्रकाशित नहीं, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो प्रति है, और ये वो कहाँ पर है?
वो प्रति हमें मिलती है अवरोहा एवं अबोहर एवं उदयपुर, सॉरी अबोहर एवं बीकानेर, बीकानेर संग्रहालय। दूसरी प्रति हालांकि क्या नहीं है, पब्लिश्ड नहीं कराई गई है, लेकिन जो दूसरी प्रति है जिसे मध्यम कहा जाता है वो हमें अबरोहा एवं बीकानेर संग्रहालय से प्राप्त होती है, वहां पर ये सुरक्षित है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है मध्यम रूपांतरण की, कि इसको कब माना जाता है, इसको 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी माना गया है, 17वीं शताब्दी में लिखी गई, यानी इसका जो समय है वो कब माना गया, 17वीं शताब्दी माना गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे संस्करण की, जो कि तीसरा संस्करण है लघु संस्करण। दो संस्करणों की हम बात कर चुके हैं, फिर हम बात करते हैं तीसरे संस्करण की। तो जो तीसरा संस्करण है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है लघु संस्करण के नाम से। और इस लघु संस्करण में कितने छंद हैं, तो इस लघु संस्करण में सिर्फ और सिर्फ 3500, कितने 3500 छंद हैं। और कुल छंद कितने हैं, 3500, 3500। और अगर बात की जाए समय या सर्ग की, तो वो है सिर्फ और सिर्फ 19। और अगर अब हम ये बात करें कि ये हस्तलिखित हमें कहाँ मिलती है, तो ये जो हस्तलिखित प्रति इसकी सुरक्षित है वो बीकानेर में सुरक्षित है। हस्तलिखित प्रति कहाँ पर है, बीकानेर में। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे और चौथे संस्करण की। तो सबसे चौथा संस्करण है लघुत्तम संस्करण, लघुत्तम संस्करण, जिसमें कुल छंद कितने हैं, लघुत्तम संस्करण जिसमें कुल छंद हैं मात्र 1300। और इसी को यानी कि सबसे छोटे छंद जो है, डॉक्टर दशरथ ओझा चौथे संस्करण को, चौथे संस्करण को डॉक्टर दशरथ ओझा मूल मानते हैं, मूल ग्रंथ मानते हैं। चार संस्करण थे। जो सबसे पहला था उसमें छंदों की संख्या 16,000 से भी ज्यादा है, 16,306। और जो मध्यम संस्करण इसमें 7,000 छंद हैं, जबकि जो लघु संस्करण है उसमें 3500 छंद हैं। और जो लघुत्तम संस्करण है उसमें हमारे कितने छंद हैं, उसमें हमारे 1300 छंद हैं। नमस्ते सर। और जो जिसमें 1300 छंद हैं उसी को क्या माना है, उसी को डॉक्टर दशरथ ओझा ने मूल छंद माना है। ये बुलर हो रही है सर, पता है बीच बीच में बुलर हो रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके संस्करणों की बात हो गई है, अब बात करते हैं इसके प्रकाशन को लेकर के कि क्या हुआ। तो सबसे पहले इसका जो प्रकाशन था, एक नाम लिख लेते हैं जिसका जिनका नाम हम पहले भी लिख चुके हैं, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने
पृथ्वीराज रासो के सौंदर्य पर रीझ कर, सौंदर्य पर रीझ कर सौंदर्य पर रीझ कर इसके पदों का अंग्रेजी अनुवाद किया, अंग्रेजी अनुवाद किया। और चलिए इसी में कंटिन्यू करते हैं। इसका प्रकाशन इसका प्रकाशन तासी, जो गार्शा तासी थे उन्होंने भी इसको प्रमाणिक ही माना था और प्रकाशन में सहयोग भी मिलता है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसका प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा ऑफ बंगाल द्वारा कराया करवाया। यानी कर्नल टॉड को ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसका प्रकाशन क्या किया, कब से शुरू, पहले तो इसका किया इसके कुछ पदों का अंग्रेजी में अनुवाद, और अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद इसका प्रकाशन करवाया। जब ये प्रकाशन करवा ही रहे थे उसी समय एक और नाम हमें मिलता है डॉक्टर बुलर का। तो डॉक्टर बुलर को क्या हुआ, जब इसका प्रकाशन चल रहा था, डॉक्टर बुलर को इसी बीच यानी प्रकाशन के दौरान डॉक्टर बुलर को कश्मीर में एक जयानक नाम के कवि हुए, कश्मीर में जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ मिला, जिसमें संयोगिता हरण का जिसमें संयोगिता संयोगिता का हरण का वर्णन नहीं था। इसी आधार पर, यानी संयोगिता का हमें नाम नहीं मिलता, संयोगिता हरण नहीं प्राप्त होता, इसी आधार पर उन्होंने अर्थात डॉक्टर बुलर ने उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया, अप्रामाणिक घोषित किया।
और डॉक्टर बुलर के बाद ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसी स्थितियां बनी कि पृथ्वीराज रासो को लेकर के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण इतिहासकार या आलोचक थे वो तीन भागों में डिवाइडेड हो गए। कुछ ने कहा ये प्रमाणिक है, कुछ ने कहा ये अप्रमाणिक है, और कुछ ने कहा कि ये अर्ध प्रमाणिक है। हालांकि हमें चौथा मत भी मिलता है जो कि एकदम स्पेशल विशेष मत है। तो इन के बारे में कि ये प्रमाणित है या नहीं है और क्या क्या मत दिए प्रमाण के विषय में, अप्रमाण के विषय में और अर्ध प्रमाण के विषय में, और जो एक चौथा सबसे हटकर के मत मिला उन सब के विषय में तो हम बात कल करेंगे, कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज जो हमने चर्चा की उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हमारी चर्चा प्रारंभ हुई वो चर्चा हमने प्रारंभ की पृथ्वीराज रासो के विषय में। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में रासो परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी महत्वता का आधार हम इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्रदान किया है और चंद्रवरदई को हिंदी के पहले महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो के विषय में, रिवीजन करते हैं आज जो हमारी चर्चा हुई। तो पृथ्वीराज रासो के जो राइटर थे वो चंद्रवरदई थे, कहीं कहीं चंद्रवरदई और कहीं कहीं चंद्रवरदाई शब्द भी मिलता है। इसका जो रचना काल था वो 1193 ईस्वी था। पृथ्वीराज रासो के विषय में बात करने से पहले हमने चंद्रवरदाई जी के विषय में बात करना थोड़ा सा कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो जो चंद्रवरदाई जी थे उनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जो कि अब तो पाकिस्तान में नहीं, पंजाब का लाहौर पाकिस्तान का क्षेत्र है। इसको अप्रमाणिक मानने की जो कल हम चर्चा करेंगे वो यही होगी कि इसमें कुछ उर्दू परंपराओं के शब्द मिलते हैं। लेकिन कहने की बात है कि जब चंद्रवरदई स्वयं लाहौर में पैदा हुए हैं तो एक आम बात है कि उनके शब्दों में उर्दू के शब्दों का आ जाना। और इनकी जो जाति थी चंद्रवरदई जी की वो भाट जाति के थे और जो इनका गोत्र था वो जगाता गोत्र था। इसके बाद हमने जो बात करी वो बात करी हरप्रसाद शास्त्री जी को एक वंश वृक्ष, यानी जिसे हम वंशावली आम भाषा में कहते हैं, वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो किससे प्राप्त हुआ, नाथूराम भाट के द्वारा मिला। और नाथूराम भाट ने कहा था कि मैं स्वयं क्या हूं, चंद्रवरदई का वंशज हूं, यानी चंद्रवरदई कौन थे, मेरे पूर्वज थे। और उसी वंश वृक्ष के आधार पर उन्होंने बताया कि जो जल्लड़ थे वो चंद्रवरदई के चौथे पुत्र थे। और जल्लड़ का नाम इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जल्लड़ ने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। चंद्रवरदई एक स्वाभिमानी, दूरदर्शी, स्वामी भक्त और वीर कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रवरदई की मृत्यु और जन्म एक ही दिन माने जाते हैं और इसका प्रमाण हमें अन्य कहीं नहीं स्वयं पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जहां एक पंक्ति मिलती है कि एक थल जन्म एक थल मरण। और ये पंक्ति कहाँ मिलती है, पृथ्वीराज रासो में ही प्राप्त होती है। शुक्ल जी ने पहला महाकाव्य, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और पहला महाकवि माना। अगर बात करें पृथ्वीराज रासो की तो इसमें कुल सर्ग हैं 69 और इसमें से 61 सर्ग तो स्वयं चंद्रवरदई जी ने लिखे हैं और 8 सर्ग उनके बेटे जल्लड़ के द्वारा दिए गए हैं। और कुल छंदों की संख्या है 68। कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है कि पृथ्वीराज रासो में सर्ग और छंद हैं, ऑप्शन में देगा 69, 68 और 68, 69। तो जब वो पूछ रहा है सर्ग और छंद तो पहले आएगा 69 और बाद में आएगा 68। छंदों की विविधता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, इसको छंदों का अजायब घर कहा है। पर याद रखिएगा छंदों का अजायब घर रामचंद्र का, जो कि केशव दास की रचना, उसको कहा जाता है, पर उसको छंदों का अजायब घर राम वृक्ष बैनीपुरी जी ने कहा है, सॉरी बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने कहा है। आगे हमने जो बात करी वो बात करी पृथ्वीराज चौहान जो नायक थे और नायिका थी। तो नायक और नायिका के कौन हैं, किस श्रेणी के हैं। सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध समय, आप यहाँ भी समय लिख लीजिए क्योंकि जो सर्ग है, सर्ग के लिए यहाँ पर समय शब्द का प्रयोग किया गया है और जो इसकी भाषा है वो टिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों में मिलती है। पृथ्वीराज रासो के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमें कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दी गई। ये वही कर्नल जेम्स टॉड हैं जिन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया और इसका प्रकाशन भी प्रारंभ करवाया। पृथ्वीराज रासो के 4 हमें संस्करण प्राप्त होते हैं और चारों ही संस्करण बहुत महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला बड़ा संस्करण है वो जिसमें 16,306 छंद हैं और 69 सर्ग हैं या समय हैं, जिसका प्रकाशन स्वयं नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया है। और एक हस्तलिखित प्रति जो इसकी मिलती है वो उदयपुर संग्रहालय में मिलती है। दूसरा जो इसे मध्यम रूपांतरण कहा जाता है 7,000 छंद है, जो कि
पब्लिश्ड नहीं है, प्रकाशित नहीं किया गया, और इसकी प्रति अमरोहा और बीकानेर में से प्राप्त होती है और ये 17वीं सदी में लिखा हुआ माना जाता है। तीसरा जिसे लघु संस्करण कहते हैं, इस छंद में इस संस्करण में 3500 छंद और 19 समय हैं, और इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो बीकानेर में प्राप्त होती है, और लघुत्तम संस्करण में 1300 छंद हैं, और चौथे संस्करण को डॉक्टर दशरथ ओझा ने मूल ग्रंथ माना है। इसके बाद हमने बात इसके प्रकाशन को लेकर के की कि कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज चौहान, जो कि मैं पहले ही बता चुकी थी, इससे प्रभावित होकर के क्या किया, इससे प्रभावित होकर के इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका प्रकाशन करवा ही रहे थे। तभी डॉक्टर बुलर, जो कि कश्मीर में, उन्हें एक जयानक कवि के द्वारा प्रकाशित रचना मिली, और उस रचना का नाम क्या था, उस रचना का नाम था पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय में कहीं भी संयोगिता हरण का वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ इसी आधार पर इन्होंने कह दिया कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ कैसा है, अप्रामाणिक ग्रंथ है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, आगे इसी ग्रंथ पर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।